हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सलमा और आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम एक न्यू स्टोरी सुनने वाले हैं जिसका नाम है इन द मिडल ऑफ लव। ये एक ट्राई कपल स्टोरी है जहाँ पर हमारा सिड और कृष्णा दोनों ही आयुष के प्यार में पड़ जाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का एक बार में गाना गा रहा था और गिटार बजा रहा था साथ में। माहौल काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर लोग जो है अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स ले रहे थे। कोई कॉकटेल, कोई मॉकटेल ले रहा था। यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ कपल्स डांस कर रहे थे उसके गाने के धुन में। ये काफ़ी बड़ा एक बार नहीं था, बट स्टिल छोटा सा बार होने के बाद भी माहौल काफ़ी अच्छा था और शांत था। और उसके गाने की धुन में एक लड़का बैठा हुआ था जो सुन रहा था। एक टेबल में अकेला ही बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक जूस का ग्लास होता है और वो देख रहा था उस लड़के को जो गिटार बजा रहा था काफ़ी रोमांटिक आंखों से। और वो लड़का जो गिटार बजा रहा था वो भी उसे देख रहा था कभी कभी। मतलब उसकी आंखें चारों तरफ थे, बस उसकी तरफ देखने की नज़रिया ही अलग थी। गिटार बजाने वाला मतलब जिस बार सिंगर था उसका नाम है सिद्धार्थ। हम उसे सिड बुलाएंगे। सिड वो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा चाहता है। उस लड़के का नाम है आयुष और वो दोनों फ्रेंड्स हैं। और जो दूसरा लड़का है मतलब आयुष, वो सिड को नहीं चाहता है, बट वो दोनों एक टाइप के रिलेशनशिप में हैं जिसे हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट बोलते हैं। वो दोनों कॉलेज में हैं अभी। जो सिड है वो एक अनाथ लड़का है और काफ़ी गरीब भी है। इसी वजह से उसे ऐसे काम करने पड़ते हैं, मतलब बार में सिंगिंग और होटल्स में भी जो है क्लीनिंग का, डिशवॉशर का जो है काम करना पड़ता है। छोटे मोटे काम, पार्ट टाइम जॉब्स वो करता है और वो कॉलेज में भी पढ़ता है। दूसरी तरफ आयुष वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर बिजनेसमैन है। वो अपनी लेट 50s में है और आयुष की मदर वो काफ़ी पहले ही गुजर चुकी थी। उनका डेथ हो चुका था आयुष को जन्म देते ही वक्त। जो आयुष के फादर है उसकी और आयुष की एज गैप वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लेट शादी करी थी। मतलब देखने से लगता है कि वो उसके फादर नहीं, ग्रैंडफादर हैं। आयुष इकलौता वारिस है उनके घर का और कोई भी बेटा नहीं है उनका। आयुष के फादर आयुष से काफ़ी प्यार करते हैं क्योंकि वही इकलौते फैमिली मेम्बर बचे हैं और उन दोनों का ही फैमिली है। और एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो बाद में आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आयुष और सिड की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। हम देखते हैं वो दोनों जब 19 साल के थे तब सिड शहर में पहली बार के लिए कदम रखता है। वो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा है क्योंकि वो अडल्ट हो चुका था और अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट कर ली थी उसने। इसी वजह से वो अनाथ आश्रम से बाहर निकल चुका था और एक अच्छे कॉलेज में उससे सीट भी मिल चुकी थी, साथ में स्कॉलरशिप भी। अपनी पढ़ाई के दम पे वो इतना आगे बढ़ा था, बट इस शहर में आने के बाद खर्चे कुछ ज़्यादा ही हो चुके थे। इसी वजह से उसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ा। वो काफ़ी अच्छा सिंगर था, इसी वजह से उसे बार में सिंगिंग करने का चांस भी मिल जाता है। एक छोटा सा ही बार था, बहुत बड़ा नहीं था, जिस वजह से उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी और वो होटल्स में वगैरह में पार्ट टाइम में जॉब करता था। अपने कॉलेज टाइम को छोड़ के वो सब कुछ मैनेज करता था। बाकी रह गया था वो रहेगा कहाँ। 19 के होने के बाद आयुष वो अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहता था, एक आज़ाद पंछी की तरह, और लाइफ के लेसन को भी सीखना चाहता था। उसके पापा भी एग्री थे इस चीज़ से। इसी वजह से वो भी निकल जाता है अपने घर से बाहर एक उड़ान भरने। वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगता है। वो भी एक जॉब करता है एक शॉपिंग मॉल में। लोग होते हैं ना आपको कपड़े वगैरह दिखाने के लिए, वैसा ही जॉब था उसका। उस पोस्ट का नाम मुझे नहीं पता है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं इनकी कहानी। वो दोनों ही एक सेम ही जगह पे एक छोटा सा घर लेते हैं। वो दोनों रूममेट थे एक दूसरे के। सिड और आयुष एक दूसरे को पहले वो लोग उतना भी ज़्यादा नहीं जानते थे, बट उन दोनों को सेम ही कॉलेज में सीट मिला था। इसी वजह से वो सेम ही कॉलेज में थे। दोनों का डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग था, बट कुछ सब्जेक्ट्स क्योंकि एक ही थे, इसी वजह से वो लोग बार बार मिलने लगे। एक दूसरे के साथ वो करीब भी हो जाते हैं। वैसे ही एक दिन जो है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और सिड को आयुष काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने लग जाता है। और वैसे ही उन दोनों का एक वन नाइट स्टैंड होता है उनके ही घर में। नेक्स्ट डे उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। सिड जो मनाना चाहता था आयुष को,
क्योंकि उसी की गलती थी ये सब कुछ। जब वो मनाने के लिए जाता है, वो एक फ्लावर खरीदता है और वो सिड को अपॉलॉजी मांगने के लिए उसके पास जाता है और वो फ्लावर वो आयुष को देता है और वो बोलता है कि माफ़ कर दो, उसके बदले तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं देने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि पिछले बार जब उन दोनों ने इंटीमेसी किया था, मतलब सेक्स किया था, उस वक्त सिड टॉप पे था एंड आयुष बॉटम में था। जब सिड ने उसे परमिशन दे दी थी कि वो कुछ भी कर सकता है सिड के साथ, तब आयुष बोलता है कि वही सेम चीज़ वो सिड के साथ करना चाहता है। और सिड क्योंकि वो गिल्ट में था, इसी वजह से वो भी मान जाता है और उन दोनों के बीच फिर से एक इंटीमेसी सीन होता है जहाँ पर आयुष टॉप में था और सिड बॉटम में। ये दोनों मतलब कोई परमानेंट टॉप या फिर बॉटम नहीं है, उन दोनों में से कोई भी टॉप हो सकता है, कोई भी बॉटम हो सकता है। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के बेडमेट यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स विथ बेनिफिट हो गए थे। फिर जिनका सीन देखते हैं, वहाँ से निकलते हैं वो दोनों, कुछ ड्रिंक्स भी ले लेते हैं साथ में, वहीं से ही बाहर से वो पैक करवा के ले लेते हैं। देन वो घर चले जाते हैं। वो कैन में ही था और सॉफ्ट ड्रिंक था, हार्ड ड्रिंक नहीं था। वो लेके वो लोग जा रहे थे, कार में जा रहे थे जो कि आयुष का था, बट ड्राइवर भी सिड कर रहा था। जाते हुए वो एक बेकरी पे रुकता है और पेस्ट्री लेके आता है आयुष के लिए। आयुष को मीठा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था और जो है ये आयुष को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसी वजह से लेके आया था। सिड को उतना पसंद नहीं था, स्टिल वो लेके आया था आयुष के लिए। आयुष को देते ही वो खुश हो जाता है और वो खाने लगता है। वो एक स्पून जो है वो आयुष को भी देता है और वो भी वो खा लेता है। और ये क्योंकि झूठा था आयुष का, इसी वजह से वो काफ़ी सिलेक्टिव तरीके से खाता है। ये देख के जो है जो आयुष है वो ब्लश कर जाता है और वो ऐसे वहीं पर टिक किस कर लेता है और आँख मूंद देता है, जो देख के हमारा सिड वो काफ़ी ब्लश हो गया था और वो उसे पता था घर जाने के बाद कुछ तो होने वाला है उन दोनों के बीच में। सिड काफ़ी तेज़ी से कार चलाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर पे आ जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही आयुष उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। जो सिड है वो कुछ समझ ही नहीं पाता और थोड़ी देर बाद जब उसे सब कुछ समझ में आ जाने लगता है तो वो भी किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के कपड़े को उतारते हुए अपने कमरे में जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। आज जो है मतलब दोनों ने ही एक एक राउंड करके किया था, दोनों ही टॉप बने थे, दोनों ही बॉटम बने थे। सुबह उठने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करके रखा हुआ था। जब सुबह नींद खुलती है उनका, दोनों नहा लेते हैं एंड देन कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के बीच इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, इवन तो वो कभी कभी हर रोज़ ही करने लगते हैं। ऐसे तो उनका रूटीन है, हफ्ते में 3 बार करते हैं और एक हफ्ता आयुष टॉप रहेगा, एक हफ्ता सिड टॉप रहेगा। ऐसे करते करते उनका दिन बीत रहे थे। अभी और 6 मंथ गुजर जाते हैं। अभी दोनों ही लगभग 23 साल के हो गए थे और आज जो है आयुष का जन्मदिन था। आयुष बड़ा था सिड से और आज 23वां जन्मदिन था आयुष का। यहाँ पर केक लेके आता है सेम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आयुष सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड माने जाते थे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में और सबसे अच्छे बडीज माने जाते थे। जस्ट लाइक ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ पता है बहुत बुरा गाती हूँ मैं, पर फिर भी तुम्हारे लिए आज मैंने गाना गा दिया है। पर हमें तो सच्चाई पता है ना कि इन दोनों के बीच कैसा वाला रिलेशनशिप है। ऐसे तो फिजिकल रिलेशनशिप है ही और सिड आयुष को पसंद भी करता है, बट आयुष पसंद नहीं करता है सिड को, मतलब रोमांटिक वे में, मतलब अपना पार्टनर नहीं मानता है, वो बस उसको अपना बेड पार्टनर मानता है। अभी कॉलेज का छुट्टी चल रहा था, इसी वजह से आयुष घर चला जाता है अपना और कुछ दिनों तक अभी छुट्टी रहने वाला था। और आज का दिन जो बर्थडे था आयुष का, वो वाला दिन गुजर जाने के बाद उस दिन छुट्टी नहीं था। देन अभी लगभग 4 से 5 दिन के लिए छुट्टी मिलने वाला था। जो सिड है वो अपने अनाथ आश्रम घूमने के लिए चला जाता है, मतलब वहाँ पर देख रेख करने के लिए जो बच्चा भी है उनका भी ख्याल रखना होता है, इसी वजह से वो मदद करने के लिए चला जाता है। और आयुष जो है वो अपना घर चला जाता है अपने पापा से मिलने के लिए। उसके पापा वो भी काफ़ी खुश थे क्योंकि इतने दिनों बाद उसके बेटे घर आने वाले हैं। देन वो उसको एक लड़की से मिलवाने भी वाले थे। वो लड़की कोई और नहीं कृष्णा है। उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपनी दादी माँ के पास रहती है। उनकी भी एक लौती फैमिली, उनकी दादी माँ है
और जो उनकी दादी माँ है वो सीनियर थी आयुष के पापा की, और वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हैं। उसकी दादी माँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। इसी वजह से जब उनकी हालत इतनी ख़राब है तब आयुष के जो फादर है उन्होंने फिक्स कर दिया था आयुष की मैरिज कृष्णा के साथ। ये एक अरेंज मैरिज होने वाली थी। यहाँ पर जब आयुष आता है और कृष्णा से मिलता है, यहाँ पर एक फैमिली गेट टुगेदर थी, मतलब बस उन दोनों की फैमिली ही थी, वो चारों ही थे। वहाँ पर जो दादी माँ होती है और इसके पापा जो होते हैं वो दोनों उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। देन लंच करके वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पर जो कृष्णा है उसको आयुष काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि आयुष काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और कॉलेज की आधी लड़कियाँ उसके हैंडसमनेस से पागल थी, मतलब उसे पसंद करती थी एज ए हैंडसम बॉय, नॉट एज ए लवर। उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं, सिर्फ हैंडसम होने से काम नहीं चलता। जो कृष्णा है उसने काफ़ी बार आयुष के बारे में सुना हुआ है और उसे बहुत टाइम पहले से ही पता है कि आयुष के साथ ही उसकी शादी होने वाली है। कृष्णा जो कि एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसी वजह से उसने नीट क्रैक किया और अभी वो सेकेंड ईयर में चल रही थी। वो भी जो आयुष की ही उम्र की है, मतलब उसने 21 साल की उम्र में नीट को क्रैक कर पाई थी। पहली बार में किसी का भी नहीं होता है, कोई हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लस लकी भी होनी चाहिए। आयुष के पापा कृष्णा के पेरेंट्स को भी अच्छे से जानते थे और उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा गाइड करते थे। वो छोटे थे उनसे, और जो क्रिस के दादी माँ है उनकी काफ़ी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। इसी वजह से उनकी पोती और उनके जूनियर का बेटा सेम ही एज का है, और उस हिसाब से आयुष के पापा की काफ़ी ज़्यादा उम्र में शादी हुई थी। 40 साल के तो नहीं थे बट उसके आसपास ही थे, मिडिल 30s। जो आयुष के फादर होते हैं और कृष्णा के ग्रैंडमा, वो दोनों चले जाते हैं लंच के बाद कृष्णा और आयुष को अकेला छोड़ के। यहाँ पर आयुष उसको काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि एक साइड से वो कमिटेड भी था सिड से, भले उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट ये चीज़ उसे छुपाना अच्छा नहीं लग रहा था। बट फिर भी उसको जो है शादी के लिए हाँ ही बोलना था। उसके पापा ने पहली बार कुछ उससे मांगा था, मतलब हमेशा आयुष की हर चीज़ उन्होंने पूरी करी है, जो कुछ भी उसे चाहिए होता था सब कुछ उन्होंने दिया है। और आज बस उसके पापा यही चाहते थे कि उसकी मर्जी से, मतलब उनकी मर्जी से आयुष शादी करे। बट वो अपने ही अंदर जो है द्वंद कर रहा था कि हाँ उसे सिर्फ को चुनना चाहिए या फिर कृष्णा को। वो दोनों घूमते हैं फिरते हैं, काफ़ी मज़े करते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, नॉर्मल पार्क, वहाँ पर भी घूमते हैं, काफ़ी देर तक घूमते हैं, शाम तक। दिन वो लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। कृष्णा जो आयुष को मन ही मन पसंद करती थी पहले से ही, उसने आयुष से वो पहले भी मिल चुकी है, वो दोनों मिल चुके हैं। बट वो लोग तब काफ़ी छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। अभी उनकी उम्र 23 साल की है, शायद से 13 साल की उम्र में उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद से अभी मिल रहे हैं। कृष्णा के दिल में बचपन से ही फीलिंग है आयुष के लिए, बट आयुष की फीलिंग किसी के लिए भी नहीं है। कृष्णा के ग्रैंड मदर और आयुष के फादर वो दोनों चाहते हैं कि इसी वीक में इन दोनों का एंगेजमेंट हो जाए। ये काफ़ी घरेलू तरीके से होने वाला था, काफ़ी ज़्यादा जो है महंगी नहीं होने वाली थी, लग्जरियस नहीं होने वाली थी। और आयुष वो झिझकता हुआ हाँ भी बोल देता है। नेक्स्ट डे उन दोनों की एंगेजमेंट थी। जो कृष्णा थी वो काफ़ी अच्छे से तैयार हुई थी। उसने एक वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें गोल्डन एम्ब्रॉयडरिंग थी, जो काफ़ी ग्रेसफुल लग रही थी उसके ऊपर, और उसकी हेयर स्टाइल उसे काफ़ी एलिगेंस लुक दे रही थी। और जो आयुष है उसने भी वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था, मतलब जो टॉप क्वालिटी का होता है ना, वो वाला जो शादियों में पहनते हैं ज़्यादातर, वो वाले पहने हुए थे। शेरवानी नहीं पहनी हुई थी, कुर्ता था वो, बट काफ़ी अच्छा था दिखने में, वो काफ़ी गॉर्जियस लग रहे थे। और वो दोनों साथ में परफेक्ट कपल लग रहे थे, बांग्ला में जिसे बोलते हैं एकदम राजजटो, मतलब परफेक्ट कपल को ऐसे ही ग्रेस किया जाता है हमारे यहाँ। वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और एंगेजमेंट हो जाती है उन दोनों की। कृष्णा चली जाती है अपने कॉलेज में, मतलब जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर उसकी कॉलेज भी थी और उसकी ग्रैंडमा उसके साथ ही रहती थी। और आयुष भी चला जाता है अपने घर, मतलब जहाँ पर वो पढ़ता था उधर को। उसने सिड से इस बारे में कोई भी बात नहीं की हुई थी। सिड काफ़ी एक्साइटेड था उसके साथ मिलने के लिए, वो भी आ गया था अपने वहाँ से, मतलब अनाथ आश्रम से। वो भी काफ़ी एक्साइटेड था और आने के बाद ही वो आयुष को गले लगाता है, बट आयुष हक बैक नहीं करता है उसे, क्यों उसे समझ में नहीं आता। इसी वजह से वो छोड़ता है उसे और उसकी तरफ देखता है, काफ़ी मासूमियत से देख रहा था वो, और पूछता है तुमने मुझे हक बैक क्यों नहीं किया। फिर वो उसके लिप्स में किस करता है और उससे पूछता है क्या तुम एक्साइटेड नहीं थे मेरे लिए। आयुष बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
फिर वो अंदर चला जाता है अपने बैग वगैरह लेके देन अनपैक करने लगता है अपने सामानों को। जो सिड है वो भी सेम ही करता है और वो काफ़ी परेशान भी लग रहा था कि क्यों कर रहा है आयुष ऐसा। आयुष भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो अभी दोनों के बीच में फंस गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे किसे चूज़ करना चाहिए, उसे जिसके उसके पापा ने खुद चूज़ किया या फिर उसे जो जिसके साथ वो 2 साल से एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिसका कोई नाम ही नहीं है। अनपैक करने के बाद आयुष बैठ जाता है अपने बेड पर। उसे देख के उसे उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ के उसे किस करता है और उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब जो टर्न था सिड का इस हफ्ते टॉप बनने का टर्न था, इसी वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड भी था और वो उसे किस करने लगता है और वो लेटाने लगता है उसे। बट आयुष उसे झटक देता है और बोलता है कि मूड नहीं है आज। देन वो सो जाता है एक तरफ मुँह करके। जो सिड है वो भी मना नहीं करता, वो उसे पीछे से हग करता है। देन वो भी सो जाता है। बट आयुष को नींद नहीं आ रही थी। वो नहीं चाहता था कि इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे चले और किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहता था। उसे काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा था अब कि शायद से उसने कृष्णा को भी धोखा दिया है और सिड को भी। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सिड के साथ अपना रिलेशन तोड़ देगा और कृष्णा के साथ ही रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि उसे भी किसी लड़के से ही शादी करना है, ना कि किसी लड़के से। नेक्स्ट डे सुबह होती है, वो दोनों जल्दी जल्दी रेडी होकर कॉलेज के लिए भागते हैं। दिन रात हो जाती है, दोनों अपने अपने जॉब से वापस आते हैं। बीच में वो घर नहीं आते हैं, डायरेक्ट कॉलेज जाते हैं, देन अपने अपने जॉब पे जाते हैं और देन वो घर आते हैं। सिड को लेट हुआ था क्योंकि वो एक से ज़्यादा जॉब करता था और जो आयुष है वो जल्दी ही चला आया था। उसने खाना पकाया था आज खुद से, सिड के लिए सब कुछ प्रिपेयर किया था। वो टेबल में सब कुछ सजाता है एंड वेट कर रहा था वो सिड के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अब वो सिड के साथ ब्रेकअप करने वाला है और वो दोनों अभी साथ में नहीं रहने वाले हैं। आज रात को वो स्पेशल बनाना चाहता था और उसके बाद उन दोनों की रिलेशनशिप का दी एंड करने वाला था। आने के बाद सिड काफ़ी खुश होता है। देन वो दोनों डिनर एंजॉय करते हैं, रात में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और जो आयुष है वो बता ही नहीं पाता। वो सोचता है कि वो कल बता देगा। देन नेक्स्ट डे हो जाती है। आयुष सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था, बट उनका दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात हो जाती है। आज वो किसी भी तरह अपने दिल की बात वो बताने वाला था सिड को और सिड पूरा मन बना चुका था आज वो आयुष को प्रपोज करेगा। यहाँ पर जो आयुष है वो ब्रेकअप के बारे में सोच रहा था और जो सिड है वो अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहता था। वो चाहता था कि वो दोनों लवर बने, पर आयुष की ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था। आज सिड जो है वो काफ़ी लेट घर आता है, मतलब यूजुअली वो जितने बजे आता है उससे 1 घंटा बाद आया है। वो आज उसने प्यारा सा रिंग खरीदा था आज उन दोनों के लिए, कपल रिंग था ये काफ़ी सिंपल और सस्ता था, बट फिर भी उसने काफ़ी पैसे जोड़े थे इसके लिए। जो कृष्णा ने उसे रिंग दिया था, मतलब एंगेजमेंट वाला रिंग, वो काफ़ी महंगा था इससे कंपेयर करें तो। यहाँ पर सिड आता है और वो आज बाहर से खाने का सामान लेके आया था। वो डिनर टेबल अरेंज करता है, आयुष के आँखों में, मतलब आँखों को बंद करता है अपने हाथों के सहारे। देन उसे लेके आता है एंड बिठाता है और उसके सारे फेवरेट्स फूड वो लेके आया था, जो देख के आयुष काफ़ी सरप्राइज होता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। यहाँ पर उन दोनों का डिनर हो जाता है और सिड वो आयुष को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयुष भी बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। पहले आयुष सिड को बोलता है कि ठीक है तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या बोलना है। सिड वो नीचे बैठ जाता है और रिंग निकाल के आयुष को प्रपोज करता है और बोलता है देखो पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। हाँ मानता हूँ अनाथ आश्रम वाले वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट सच कहूँ तो मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। और वैसे भी हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। हम दोनों ने कितने अच्छे क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ हमने स्पेंड किया है। अगर हम दोनों रिलेशन में आ जाएं तो कितना अच्छा होगा। हम एक दूसरे के लवर बन सकते हैं। वो काफ़ी नर्वस भी लग रहा था। आयुष वो एक्सेप्ट करना चाहता था ये चीज़, क्योंकि उसके दिल में भी धीरे धीरे फीलिंग्स पनपने लग गई थी। पर आयुष मुंह फेर लेता है एंड बैठ जाता है वहाँ पर। वो खड़ा हो गया था जब सिड ने उसे प्रपोज किया था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वो अपना हाथ की तरफ देखता है जो कि उसने टेबल के ऊपर रखा हुआ था और उसमें वो रिंग देखता है और वो सिड को बोलता है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है इस बारे में, पर मुझे ब्रेकअप करना है।
ना कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है। सिड चौंक जाता है और बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हें आज प्रपोज किया है और तुम ब्रेकअप की बातें कर रहे हो। सिड बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आयुष अपने हाथ को दिखाता है और बोलता है मेरे डैड ने ऑलरेडी मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है किसी लड़की के साथ में, और वो हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। वैसे भी मैं अपने खानदान का एक लौता बेटा हूँ, कोई भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं एक लड़के से शादी करूँ। ये सुनकर सिड बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम चाहो ना तो मैं कभी भी टॉप बनने की जिद नहीं करूँगा, तुम्हारे नीचे हमेशा बॉटम बन के रहूँगा, तुम्हारी वाइफ बन के रहूँगा। इवन तो सरोगेसी द्वारा भी तो बच्चा आ सकता है ना। मैं कभी भी अपने बच्चे के बारे में जिद नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर ऐसा मत करो मेरे साथ। ये सुनकर आयुष वो रोने लगता है और उठ के सिड को हग कर लेता है। सिड भी खड़ा हो चुका था अभी तक और वो भी फुट फुट के रोने लगता है। वो दोनों ही रो रहे थे और आयुष रोते हुए बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहता हूँ, बट मेरे पापा नहीं मानेंगे, वो चाहते हैं कि मैं किसी लड़की से शादी करूँ। सिड बोलता है देखो मत रो, अगर ऐसा चाहते हैं अंकल तो हम बात करते हैं ना उनसे, अगर वो मान जाते हैं तो तुम अपनी एंगेजमेंट तोड़ देना और मेरे साथ रिलेशन में आ जाना प्लीज़। मुझे पता है मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, सिड मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मुझे मैं जिंदा नहीं रह सकता। और वो वहाँ से निकल जाता है। वो घर से बाहर जाता ही है, आयुष उसके पीछे जाता है। वो दरवाज़ा खोल के निकल चुका था। आयुष उसे पीछे से हग करता है, उसे खींचते हुए घर के अंदर लाता है और बोलता है देखो तुम ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, मैं पापा से बात करूँगा, पर अभी कुछ दिन पहले मेरी एंगेजमेंट हुई है और मैं अभी से तोड़ने की बात नहीं कर सकता। हाँ, अगर कुछ टाइम बीत जाए और ये सब कुछ सॉल्व हो जाए, मतलब वो लड़की अगर किसी और के प्यार में पड़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, थोड़ी दिनों तक वेट करते हैं, उसके बाद बताएंगे, पहले हम कॉलेज को ख़त्म कर लेते हैं। सिड वो मान जाता है। अभी 1 साल और बचे थे इनकी कॉलेज की और यहाँ से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड्स की तरह रहने लग गए, बस बेड पार्टनर्स नहीं, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना। उनके फ्रेंड्स को उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो लोग उन्हें जज करेंगे, और वैसे भी उन फ्रेंड्स से बस कॉलेज में ही मुलाकात हुई थी, उतना ज़्यादा क्लोजनेस भी नहीं था उन लोगों के बीच में। पर 1 साल गुजर जाने के बाद आयुष अपने घर जाता है और अपने फादर को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला था। आज उसका हार्ट बीट फास्ट हो रखा था। वो छोटे छोटे कदमों से घर के अंदर आता है, मतलब कैसा होता है ना कि बाहर से आते हैं तो दौड़ के अंदर घुस जाते हैं, वैसा नहीं था। वो चल के जा रहा था। सिड भी आया हुआ था बट वो किसी होटल में रुका हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि एकदम सीधा जाके वो अपने ससुर जी के पास चला जाए, मतलब अंकल जी अभी तो नहीं हुए हैं, ससुर जी। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। आयुष जाता है, वो अपने कमरे में जाने के बाद अपने सारे सामानों को वैसे ही रख देता है, अनपैक नहीं करता, बैग में ही था। वो फ्रेश हो जाता है। दिन अभी जो है उसके पापा नहीं आए हुए थे घर में सिर्फ सर्वेंट्स थे और गार्ड्स थे। दिन रात को जब उसके पापा घर आते हैं, वो आयुष को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उसे हग करते हैं क्योंकि इतने दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे को देखा था और अभी वो परमानेंटली आ भी गया था उसके घर में। जो आयुष है वो नहीं बता पाता अपने पापा को इस बारे में, बट वो अपने और सिड के लिए उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करने का परमिशन मांगते हैं। देन वो भी जो है उन्होंने भी उसे बोल दिया कि उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देने के लिए। देन अगर वो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसी की कंपनी में वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, बिना क्वालिफिकेशन के वो नहीं रखेंगे। देन वो खुश हो जाता है। दिन रात को सिड को सब कुछ अपने कॉल में बता देता है। सिड और वो ऐसे ही लबे बातें करने लगते हैं जो दो कपल करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कपल में 2 लोग। हाँ, उसके बाद सिड पूछता है क्या उसने अपने पापा से बात करी उन दोनों के रिलेशन के बारे में। सिड की ये बात सुन के आयुष ना बोलता है और बोलता है वो जल्द ही बात करेगा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है अपने पापा से ये बात करने की। देन नेक्स्ट डे वो लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और भी बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छे कॉलेजेस से आने वाले। देन कुछ दिनों बाद वो ज्वाइन भी हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑफिस में कलीग्स थे, मतलब बाहर तो किसी को भी नहीं पता था उन दोनों के रिलेशन के बारे में, बट वो दोनों अच्छे दोस्त थे, ये बात सभी को पता था। अभी 3 महीने का इंटर्नशिप था उनका, कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही बना हुआ था।
दिन उनको परमानेंट किया जाएगा या फिर नहीं, इस बारे में बात होने वाली थी। यहाँ पर 3 महीने भी गुजर जाते हैं। आयुष और सिड दोनों को ही वहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाता है। जो सिड है वो इससे काफ़ी खुश था, क्योंकि अभी उसे एक परमानेंट जॉब मिल चुकी थी जिससे वो अपना गुजारा कर सकता था और उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी। इस वजह से वो अपनी जो लाइफ को है वो भी क्वालिटी लाइफ बना सकता था। वो अपने अनाथ आश्रम में भी पैसा भेज सकता था। मतलब ओवरऑल उसकी सारी मनी की मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कुछ भी था वो सॉल्व हो चुका था। और यहाँ पर आयुष अभी तक भी इस बारे में नहीं बता पाया अपने पापा को। ऐसे ही 2-3 महीने और बीत जाते हैं। सिड अभी फोर्स करने लगता है आयुष को कि वो अपने पापा को इस बारे में बताए, और बोलता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस लड़की के साथ उसकी शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ कृष्णा, वो भी सपने सजाए बैठी हुई थी कि उसकी शादी आयुष से हो गई, बट वो अभी छुट्टी लेके नहीं आ सकती थी। जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उनको हर वक्त पढ़ते ही रहना पड़ता है। इसी वजह से वो काफ़ी बिजी भी थी। और उसकी ग्रैंड माँ जो थी उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग गई थी। कृष्णा अपनी ग्रैंड माँ का ख्याल भी रखती और पढ़ाई भी करती। एक्स्ट्रा जो भी खर्चा आता था वो आयुष के पापा ही उठाते थे, क्योंकि उनके पास और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मतलब जो कृष्णा है उसे काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स मिलते थे, बट फिर भी उसको और भी ज़रूरत होती थी, वो सारी ज़रूरतें पूरा करते थे आयुष के पापा। आज हॉलीडे था, इसी वजह से जो आयुष है वो बात करने के बारे में सोचता है। आयुष अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को उसने पकड़ा हुआ था और काफ़ी धीरे धीरे जाता है अपने पापा के पास और उनके बगल में बैठता है। उनके पापा जो है वो गार्डन एरिया में बैठ के चाय पी रहे थे और वहाँ पर ही बैठता है जाके। और आयुष एक लंबा सा सांस लेता है। काफ़ी डीप ब्रीथ लेने के बाद आयुष अपने पापा को बोलता है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पापा बोलते हैं, हाँ बोलो, क्या बोलना है। आयुष बोलता है, पापा वो मैं किसी और से प्यार करता हूँ और कृष्णा से शादी नहीं करना चाहता। ये सुन के उसके पापा वो जो बैठे हुए थे वो अपने जो है कप को टेबल में रखते हैं, देन खड़े हो जाते हैं और बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी शादी उससे ऑलरेडी तय हो चुकी है और अब तुम आके बोल रहे हो कि तुम्हें किसी और से प्यार है और तुम ये शादी नहीं कर सकते हो, तब तुम इंगेजमेंट पे वक्त क्यों नहीं बोले ये बात। ये सुनकर आयुष वो बोलता है, वो एक्चुअली तब मैं श्योर नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर नहीं, इसी वजह से मैंने हाँ बोल दिया। बट जब उसे मेरी इंगेजमेंट के बारे में पता चला तब वो उसने मुझे प्रपोज किया और मैं भी उससे प्यार करता था, इसी वजह से मैंने हाँ बोल दिया। ये सुनकर उसके पापा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। वहाँ से थप्पड़ मारने के बाद चले जाते हैं। आयुष वो काफ़ी डरा हुआ था, वो भी चला जाता है अपने कमरे में। पूरा दिन वो बाहर नहीं आया। दोपहर का टाइम था जब वो गया था, उसने लंच भी नहीं किया और डिनर भी नहीं किया। पूरा दिन और रात भी वो अपने कमरे में ही गुजारता है। रात को उसे बुखार भी आ गया था, जो कि सुबह तक भी ठीक नहीं होता। 9 बज चुके थे जबकि सब 7 बजे ही उठ जाते हैं। अभी तक आयुष नहीं आया हुआ था। पहले तो उसके पापा को लग रहा था कि गुस्सा है, बट अभी तक भी नहीं आया। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं। देन खुद ही जाते हैं उसके कमरे में। पहले वो नॉक करते हैं बट देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड नहीं है। वो खोल के अंदर चले जाते हैं। देखते हैं आयुष वो लेटा हुआ था अपने बिस्तर में और उसने काफ़ी ज़्यादा रोया था, इसी वजह से उसका तकिया भी अभी तक गीला था। उसने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था और सिकुड़ गया था एकदम। वो जाते हैं उसके फोरहेड को टच करते हैं, उसके बालों को सहलाने के लिए वहाँ पर, बट वो नोटिस करते हैं कि उसका फोरहेड काफ़ी ज़्यादा तप रहा है। इसी वजह से वो डॉक्टर बुलाने के लिए चिल्लाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है। वो चेकअप करता है आयुष के, उसके बाद वो कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। उसके पापा को पकड़ाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन और बोलता है, किसी वजह से तनाव में है आपका बेटा, इसी वजह से शायद से कोई चीज़ वो बहुत ज़्यादा चाहता है और उसे मिल नहीं रहा। और उसके गाल में थप्पड़ मारने के भी निशान हैं। वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस इलीगल है, बट वो आपका बेटा है, मैं आपके पर्सनल मैटर में नहीं जाऊंगा, फिर भी आपको आपके बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। डॉक्टर बोलते हैं, देन चले जाते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ सिड काफ़ी परेशान था क्योंकि आयुष ने ना ही उसका कॉल उठाया था और ना ही उसे कॉल किया था, और 2 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आ रहा था क्योंकि उसको बुखार हो गया था। बट सिड को इस बारे में नहीं पता था।
अभी आयुष थोड़ा सा बेटर हो चुका था, इसी वजह से आयुष के पापा उसके साथ बात करने के लिए जाते हैं। आयुष के पापा बोलते हैं, ठीक है, तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ मैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए रेडी हूँ। तुम उसके पेरेंट्स से बात करो, मतलब उसे बोलो कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर ले, देन मैं उनसे बात कर लूँगा और तुम दोनों की शादी फिक्स हो जाएगी। उससे पहले मुझे कृष्णा के जो है ग्रैंड मदर से परमिशन लेनी पड़ेगी और इंगेजमेंट तोड़ना पड़ेगा। वैसे मैं उस लड़की के लिए कोई दूसरा लड़का चुन लूँगा। आयुष वो काफ़ी डरा हुआ भी था क्योंकि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे उस दिन। वो काफ़ी वॉइस में ही बोलता है, वो पापा वो अनाथ है, उसके पास कोई भी नहीं है, उसकी फैमिली के नाम पे बस मैं ही हूँ। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसे बुला लो, मैं उसी से बात कर लूँगा, देन तुम दोनों की शादी फिक्स कर दूँगा मैं। ये सुनकर आयुष बोलता है, ठीक है, पर वो लड़की नहीं, लड़का है। ये सुन के उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं। वो बैठे हुए थे और खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें किसी लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी, तुम किसी लड़के से शादी नहीं कर सकते। आयुष बोलते, पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, बट तुम किसी लड़के से शादी नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि तुम हमारे खानदान के एक लौते बच्चे हो, तुम मेरे एक लौते बेटे हो, मेरा और कोई दूसरा बच्चा नहीं है, और अगर तुम ही एक लड़के से शादी करोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोल के वो चले जाते हैं उसके कमरे से। आयुष की तबीयत ठीक हो गई थी, इसी वजह से वो आज ऑफिस के लिए जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सिड, वो जो काफ़ी परेशान था कुछ दिनों से, वो आयुष को देख के खुश हो जाता है और उसके फेस में स्माइल आ जाती है। वो आयुष के पास जाता है एंड उसे पूछने लगता है कि 2 दिनों से ना ही तुम ऑफिस आ रहे हो और ना ही मेरा कॉल पिकअप कर रहे हो, कहाँ पर थे तुम। आयुष, उसकी तबीयत ठीक तो हुई थी, बट उसकी शक्ल में दिख रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब थी। इसी वजह से सिड वॉरिड होने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हारा तबीयत ख़राब था। देन उसे ले जाके उसके जो है सीट पे बिठाता है एंड पूछने लगता है उससे। आयुष बोलता है, मैंने पापा से बात करी है, और वो अभी भी अपने सर को झुकाए हुआ था, मतलब नीचे किया हुआ था, और वो आई कांटेक्ट बना के बात नहीं कर पा रहा था। सिड वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना। आयुष बोलता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला है कि वो मेरी शादी किसी लड़के से नहीं करवाएंगे, बट पिछले दिन जब उनको नहीं पता था कि तुम एक लड़का हो, तब उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था। फिर ये सुनकर जो सिड है वो बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम पर हाथ उठाया था, कहाँ पर लगी है क्या। फिर उसे चेक करने लगता है। आयुष खुद से दूर करता है उसे और बोलता है, अभी ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ है, बस उसी वजह से मुझे बुखार आ गया था, दैट्स वाई मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं ना ही तुम्हारा कॉल पिकअप कर पाया और ना ही ऑफिस के लिए आ पाया। सिड बोलता है, पर उनका फाइनल डिसीजन क्या है। आयुष बोलता है, मुझे सच में नहीं पता, बट आज वो गुस्सा नहीं थे, उन्होंने बोला कि वो कुछ सोचेंगे और कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। यहाँ पर उनकी काम ख़त्म हो जाता है, मतलब शाम हो जाती है एंड वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आयुष घर जाने के बाद वो बोलता है, पापा क्या मैं उसे बुला लूँ किसी दिन आपसे मिलने के लिए। उसके पापा बोलते हैं कि देखो, भले मैं एक्सेप्ट कर लूँ तुम्हें, पर तुम्हें पता है ना होमोसेक्सुअल कपल को हमारे देश में मैरिज की राइट नहीं मिलती है। आयुष ये सुन के वो बोलता है कि पता है, मुझे सब कुछ पता है, अच्छे से पता है, पर पापा मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है, तुम उसके साथ रह सकते हो, मैं परमिशन देता हूँ। आयुष ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है एंड देन उसके पापा के पास दौड़ के जाता है। उसके पापा बैठे हुए थे, वो उसी के इक्वल आके, मतलब उतना ही झुक के जितना उसके पापा की हाइट आ रहा था। उन्हें हग करता है और वो काफ़ी खुश होकर थैंक यू बोलने लगता है। उसके पापा, उनके फेस में भी एक स्माइल था, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे सिड को ले आता है आयुष अपने घर मिलवाने के लिए उसके पापा के साथ। उसके पापा जो है वो सिड को देखते हैं। वो जो सिड है वो अमीर नहीं था, उसके कपड़ों से ही समझ में आ रहा था। उसने चीप क्वालिटी के तो नहीं, बट काफ़ी महंगे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। आने के बाद जो है सिड के साथ अकेला बात करना चाहते थे ये आयुष के पापा। इसी वजह से आयुष को वहाँ से भेज देते हैं। वो आयुष बाहर चला जाता है, मतलब वो लोग बाहर एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आए थे और आयुष अभी रेस्टोरेंट के बाहर चला गया था
और सिड और जो आयुष के पापा हैं वो दोनों बात करते हैं। यहाँ पर आयुष के पापा सिड से पूछते हैं, देखो अगर पैसों के लिए उसके लाइफ में आए हो तो बोल दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, तुम उसकी लाइफ से चले जाओ। ये सुनकर सिड बोलता है, सर मैं आपसे मिलने के लिए आया था, आपके बेटे के साथ मैं रहना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने पैसों के लिए उसे अप्रोच नहीं किया है। और अगर आप ऐसा ही चाहते कि मैं उसके लाइफ से दूर चला जाऊँ तो ठीक है, अगर आपका बेटा मान जाता है तो मैं चला जाऊँगा। देन वो उठ जाता है और आयुष के पापा बोलते बैठ जाओ, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। देन उन दोनों के बीच क्या बात होती है हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं आयुष के पास। आयुष वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है उन दोनों के बीच, और वो जो है वो ग्लास का बना हुआ था और वो सेकंड फ्लोर में था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। एंड बाहर से आयुष देख रहा था उन्हें, वो दोनों बात कर रहे थे, बट क्या बात कर रहे थे आयुष को सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं हम, जहाँ पर वो दोनों नीचे आ गए हुए थे और वो घर के लिए चले जाते हैं। सिड काफ़ी परेशान लग रहा था एंड अभी क्यों परेशान है वो आयुष को नहीं बताता है। वो तीनों सेम ही कार में थे। आयुष के पापा सिड को बोलते हैं कि तुम अपना सारा सामान लेके हमारे घर शिफ्ट हो सकते हो। सिड हल्का सा मुस्कुराता है एंड बोलता है ओके अंकल। फिर वो अपने एक गंभीर सा मूड वहाँ पर आ जाता है और वो कुछ सोच रहा था, शायद से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, कुछ ऐसी ही बातें कर दी होगी आयुष के पापा ने। आयुष जो था वो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था और वो काफ़ी खुश भी था। और देन वो बोलता है तो फिर तुम आज ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? सिड बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊं तुम्हारे घर? आयुष के पापा बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम शिफ्ट होना चाहते हो तो। सिड वो थोड़ा बहुत खुश हो जाता है एंड बोलता है ठीक है। देन ड्राइवर को वो बोलता है कि मेरे एड्रेस में ले लो गाड़ी। देन वो अपना एड्रेस दे देता है उसे। फिर वो उनके घर जाते हैं जहाँ पर सिड रहता है। वो तीनों ही जाते हैं। वो घर काफ़ी जो है छोटा सा था, बस एक ही कमरा और एक ही किचन था और तो बहुत स्पेस था बाहर बरामदा के लिए। वहाँ पर जाने के बाद आयुष के पापा बैठ जाते हैं और वो देखने लगते हैं घर को। देन सिड अपने कमरे में जाता है एंड सब कुछ पैक कर लेता है, बाहर आता है और बोलता है कि मैं जो इसका मकान मालिक है कल ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूंगा और अगर पेनल्टी लगेगी तो मैं दे दूंगा। देन वो तीनों चले जाते हैं वहाँ से। आयुष के कमरे में ही शिफ्ट हो जाता है सिड। आयुष काफ़ी खुश था। आते ही वो अपने बेड पे बैठ जाता है और अपना हाथ पसार कर बैठा हुआ था एंड वो देख रहा था। सिड अनपैक कर रहा था, उसी के अलमीरा में वो अपने कपड़े रख रहा था एक साइड में। देन अनपैक हो जाने के बाद जो है एक सर्वेंट आती है एंड बुलाने के लिए डिनर के लिए। तभी तक अनपैक कंप्लीट नहीं हुआ था। दिन कंप्लीट कर लेता है सिड जल्दी दिन चले जाते हैं वो दोनों डिनर के लिए। वहाँ पर डिनर करने के बाद आज से जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं एक साथ शादी के बाद मैरिड कपल, वैसे ही सिड और आयुष रहने वाले थे। आयुष इस बात से काफ़ी खुश था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या बात हुई है सिड और उसके पापा की। सिड खाते खाते भी परेशान था। देन वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं, उन दोनों के बीच इंटीमेसी होता है। देन वो दोनों सो जाते हैं। उसी रात को सिड के पापा के पास एक कॉल आती है। कृष्णा ने की थी वो कॉल। उसकी दादी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसी वजह से उसने कॉल किया हुआ था। एंड नेक्स्ट डे वो दोनों मतलब वो जाने वाले थे कृष्णा से मिलने के लिए। वो सिड और आयुष को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे और सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहते थे। नेक्स्ट डे आयुष को सब कुछ बताते हैं उसके पापा एंड वो लोग निकलने वाले थे उसी सुबह को 9 बजे। अभी 7 बज रहा था। आयुष जाता है अपने कमरे में, वहाँ पर देखता है कि सिड सो रहा है। वो उसे उठाता है एंड बोलता है कि रेडी होने के लिए, क्योंकि वो लोग जाने वाले हैं। उसका जो फियांसी है उसके फैमिली को सब कुछ समझाने के लिए। देन सिड भी रेडी हो जाता है एंड वो तीनों निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं। आयुष को पहले पता नहीं था कि हॉस्पिटल क्यों आना है, बट वो अपने पापा के पीछे पीछे चला जाता है। वो देखता है कि ग्रैंड माँ जो थी क्रिश की, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है एंड उन्हें मिलने के लिए आए हुए थे। किसके पापा ने फ्रूट्स भी लाए थे एंड वो रखते हैं एक जगह। और वहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो सीनियर थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ी हुई है। वो जाते हैं, एक स्टूल था वहाँ पर बैठते हैं एंड उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि दी क्या आप ठीक है? आपकी तबीयत ख़राब हो रही है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? और उनके हालचाल पूछने लगते हैं। जो ग्रैंड माँ थी वो
अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था। जो कृष्णा है वो अभी जो है वॉशरूम के लिए गई हुई थी, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ी देर पहले नींद खुला था उसका, और वो हर टाइम हॉस्पिटल में ही थी, बट थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है फ्रेश होने के लिए। देन उसी टाइम के दौरान ये लोग आए हुए थे। वहाँ से क्रिस भी आ जाती है एंड बोलती है अंकल आप आ गए। एंड वो आयुष की तरफ देखती है और उसके फ्रेंड, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसका फ्रेंड है, उसके तरफ देखती है। देन वो अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाती है एंड उसी बेड पे वो बैठती है। देन अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़ती है। अभी तक जो है उसके जो आयुष के पापा हैं उन्होंने छोड़ दिया था उनका हाथ, एंड वो कृष्णा से पूछने लगते हैं उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में। कृष्णा और वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं एंड आयुष को जो है उसकी दादी माँ बुलाने लगती है एंड अपने पास बैठने के लिए बोलती है। आयुष भी चला जाता है एंड उसका हाथ पकड़ के वो बोलती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, हाँ। देन वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है एंड जो आयुष है वो हड़बड़ा जाता है एंड वो अपने पापा को और कृष्णा को बुलाने लगता है। देन जब वो दोनों आते हैं तब कृष्णा का हाथ भी वो पकड़ती है एंड आयुष के हाथ में दे देती है एंड आयुष के पापा की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मेरी बेटी को ना ठीक से रखना, वो काफ़ी मासूम है, उसका ख्याल रखना, हाँ। और अपने बेटे के साथ उसकी शादी करवा देना। इतना बोलते ही वो अपना दम तोड़ देती है और कुछ भी ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते एंड यहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। कृष्णा की ग्रैंडमा का लास्ट विश था कि कृष्णा के साथ आयुष की शादी हो। इसी वजह से उन दोनों का फिलहाल के लिए कोर्ट मैरिज कर दिया जाता है। उसके पापा ने रिक्वेस्ट करी थी आयुष से कि ये कर ले, अगर फ्यूचर में चाहे तो वो दोनों डिवोर्स कर सकते हैं और वो सिड के साथ रह सकता है। पर अगर आयुषी नहीं चाहती है तो उन दोनों के बीच डिवोर्स नहीं होगा। आयुष चाहता था कि सब कुछ कृष्णा को पता चले, बट कृष्णा को अभी तक कुछ भी नहीं पता था। देन वो 2 साल के लिए चली जाती है अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। वो डॉक्टर बनने वाली थी, इसी वजह से 3 साल बीत चुके थे और उसका 5 साल का कोर्स था। सिड और आयुष 2 साल तक खुशी खुशी रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक कपल की तरह। मतलब घर में तो कपल थे और बाहर बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता था उन दोनों के बीच, और वो दोनों साथ साथ ही घूमते थे हर जगह। ऐसा नहीं था कि सिड को नहीं पता था कि आयुष मैरिड है कृष्णा के साथ अभी, बट फिर भी वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। उसे याद आता है उस दिन का कन्वर्सेशन जब सिड और आयुष के पापा पहली बार के लिए मिले थे। सिड के पापा ने उसे बोला था कि वो किसी लड़के के साथ भी उसका शादी करवाएंगे, शायद से कुछ एक ऐसी लड़की के साथ जो मजबूर हो और उसे शादी करने के लिए मान जाए। कृष्णा की लाइफ वो बर्बाद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे, और उसे हमेशा एक लड़की को ही अपने घर की बहू बनाएंगे, पर वो रह सकता है एक रखेल की तरह। ये सुनकर सिड को काफ़ी दुख हुआ था, बट अपने प्यार को अपने पास रखने के लिए वो मान गया था ये चीज़। और उसको पता था कि अगर कृष्णा नहीं तो कोई और ही सही। इसी वजह से उसने भी ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया था जब आयुष और कृष्णा की शादी हो रही थी। उन दोनों का बस लीगली शादी हुई थी, अभी तक जो है शादी नहीं हुई थी। मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही पहले रजिस्ट्री करवा रखते हैं, देन शादी बाद में होती है, वैसे ही बाद में शादी होने वाली थी। अभी कृष्णा आने वाली थी और वो प्लेन से आने वाली थी, इसी वजह से एयरपोर्ट लेने जाते हैं वो दोनों ही उसे साथ में। यहाँ पर सिड कार ड्राइव कर रहा था और आयुष पीछे बैठा हुआ था, और जब कृष्णा आती है, मतलब अभी वो लोग घर आ रहे थे, कृष्णा भी आयुष के पास ही बैठी हुई थी। आयुष और कृष्णा के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती थी, इवन तो उनकी शादी हो गई थी, फिर भी आयुष और कृष्णा के पास टाइम भी नहीं था और आयुष चाहता भी नहीं था उसके साथ बात करना। इसी वजह से उन दोनों के बीच उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। कृष्णा वो अपनी तरफ से 100% ट्राई करना चाहती थी और वो आयुष को ऑलरेडी प्यार करती थी, इसी वजह से उसका कभी किसी के साथ अफेयर भी नहीं रहा है। वो कभी आयुष के हाथ को टच करती और ऐसा एक्ट करती कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया, और शर्माते हुए कभी कभी आयुष की तरफ देखती। ये चीज़ देख के जो है हमारा सिड एकदम क्या बोलते हैं जल भून रहा था। वो सब कुछ वो फ्रंट के जो मिरर होता है ना उसमें से देख रहा था, और क्रिस को ऐसे देख के उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। इसी वजह से वो अपना ड्राइविंग फास्ट कर देता है और वो काफ़ी फास्टली जाने लगता है। जो कृष्णा है वो उससे बोलती भी है कि तुम इतना फास्टली क्यों ड्राइव कर रहे हो,
बट आयुष कुछ भी नहीं बोलता और वो अपना फ़ोन चलाने में व्यस्त था। बट जब देख रही थी कृष्णा कि आयुष कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसी वजह से वो भी चुप बैठ जाती है और वो आयुष से बातें करने की कोशिश कर रही थी, कभी सिड से भी बातें करने की कोशिश कर रही थी, बट उसे ऐसा कर दिया था कि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। काफ़ी सीरियस सी चेहरा बना के वो दोनों जा रहे थे। वो घर पहुंचते हैं और जो कृष्णा वो अपने घर में पहला कदम रखती है शादी के बाद से। उन दोनों की शादी वहीं पर ही हो गई थी और वहाँ पर ही रह गई थी कृष्णा। और आयुष सिड और उसके पापा वो दोनों चले आए थे। अब जो आयुष के पापा थे वो उन दोनों का शादी अरेंज कर रहे थे, मतलब कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी है। इसी वजह से जो है डेकोरेशन वगैरह वो भी चालू हो गया था। उनके घर में ही शादी होने वाली थी, इसी वजह से जो इसी वीक उन दोनों की शादी होने वाली थी, जिस वजह से सिड भी काफ़ी नाराज़ था और वो भी काफ़ी गुस्सा दिखा रहा था। बट वो ये चीज़ जाहिर नहीं कर सकता था। वो आयुष के सामने तो कर सकता था बट आयुष के पापा के सामने ये नहीं कर सकता था, क्योंकि इसी एक शर्त में वो उनको अपनाया था, मतलब उनको नहीं अपनाया जाता अगर सिड ये चीज़ नहीं मानता। तो फिलहाल के लिए सिड उसी कमरे में ठहरा हुआ था, बट आयुष के लिए एक डिफरेंट कमरा तैयार किया गया था। कृष्णा गेस्ट रूम में रहने वाली थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और आज उन दोनों की शादी थी। यहाँ पर सिड सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा था दुखी मन से, बट होठों में मुस्कुराहट लेके। सभी कुछ वो ठीक ठाक से देख रहा था, डेकोरेशन वगैरह, खाना तैयार हुआ कि नहीं, सब कुछ। कृष्णा ये देख के काफ़ी इम्प्रेस होती है उससे कि उसका जैसा दोस्त मिलना काफ़ी लकी है आयुष। दिन उन दोनों की शादी होती है। आयुष उसके होठों में मुस्कुराहट तो थी बट दिल में दर्द भी था। आज क्या होगा उसे नहीं पता, वो कैसे अपनाएगा कृष्णा को वो भी नहीं पता। बट उसे याद आता है उसकी डैड की बात और उस दादी माँ की भी बात कि उसके दादी माँ ने प्रॉमिस लिया था उससे कि वो ख्याल रखेगा उनकी बेटी का। इसी वजह से वो उस बोझ में भी दबा हुआ था और उसके पापा ने भी उनसे वादा किया था और उससे वादा लिया भी था कि वो कृष्णा का ख्याल रखेगा और उसे उसका और सिड के रिलेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो तैयार भी था। उसे याद आता है उस दिन की बात। उसके पापा बोल रहे थे कि देखो बेटा, तुम्हें कृष्णा से शादी कर लेना चाहिए, वैसे भी तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी वरना हमारा बारिश नहीं आने वाला। ये सुनकर आयुष बोलता है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सुन के आयुष के पापा बोलते हैं हाँ कर सकते हैं, बट वो हमारा अपना खून नहीं होगा, इसी वजह से तुम्हें किसी ना किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी। शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही कर लो तुम लोग, उसके बाद तुम IVF कर लेना, सरोगेसी कर लेना, आई डोंट केयर। ये बात उन्होंने तब कही थी जब कृष्णा के घर वो लोग नहीं गए हुए थे, मतलब दादी माँ की डेथ से पहले की बात है। बट उनके डेथ के बाद उसके पापा ने उसे समझाया था कि किसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो काफ़ी छोटे थे तब उनके सीनियर ने, मतलब आयशी की दादी माँ ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था अपने करियर में ग्रो करने के लिए। स्कूल टाइम में कुछ अगर होता था वही हमेशा हेल्प करती थी। इवन बड़े होने के बाद भी ये बिज़नेस आइडिया उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। इवन पैसे की जो ज़रूरत थी उन्होंने ही उन्हें दिया था, उधार ही क्यों ना, बट उन्होंने ही सब कुछ किया था। उनका हेल्प उन्होंने हर वक्त की है, हर ज़रूरत के समय, और आज जब उनकी ज़रूरत है ये तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। आयुष बोलता है कि ये धोखा देना नहीं होगा क्या क्रिश को। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं तब तक नहीं होगा जब तक उसे कुछ पता ना चले। ये सुनकर आयुष बोलता है वो कैसे। उसके पापा बोलते हैं कोई चीज़ तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक हम उसे प्रूफ ना कर पाए। ये एक फिलॉसफी की बात है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही होती है। सिड बगल से खड़ा होकर देख रहा था। उसके आंखों में आंसू भर गए थे, बट तभी भी उसके फेस में एक स्माइल थी, क्योंकि वो जो दुख है वो आंखों के आंसू से वो बयान नहीं कर पाता है, जो कि होठों की मुस्कुराहट से बाहर आ रही थी। यहाँ पर आयुष भी देख रहा था सिड की तरफ, और उसे नजर आती है उसके आंखों की तरफ जहाँ पर आंसू भरे हुए थे, और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जो कृष्णा है वो भी देखती है और उसे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, उसकी दोस्त की बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है। इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और उसकी नज़र जाती है उसके स्माइल की तरफ।
जो कि भले ही ब्रोकन थी, बट उसके लिए मतलब कृष्णा के लिए वो एक खुशी वाली स्माइल थी। यहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद हम देखते हैं कृष्णा को अपने बेड पे बैठे हुए, वो घूंघट उड़ के बैठी हुई थी और उसे काफ़ी जो है शर्म भी आ रही थी, बट उसके फेस में एक स्माइल भी था। हम देखते हैं आयुष को, वो बाहर खड़ा हुआ था एक जगह पे और सिड उसे लेने के लिए आता है और बोलता है, देखो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। आयुष सर हिला देता है हाँ में, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अभी तक जो है शेरवानी पहने हुए था, मतलब शादी वाला, एंड वो हक कर लेता है सिड को। सिड के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचता है कि आज पहली बार के लिए ये चीज़ मुझे मिला था जो पूरी तरीके से, वो भी आज बांटना पड़ा है। बट कोई नहीं, वो लड़की भी तो मजबूर है, उसकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो मन में बहुत सारे जो है ख्याल सोच रहा था और उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे और आयुष भी रो रहा था। यहाँ पर वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, तो सिड खुद ही उसे लेके जाता है एंड कमरे के अंदर दे आता है। और ये वाला एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई नो मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, बट नहीं हो पाएगा बिकॉज ये स्टोरी थोड़ी और बड़ी है एंड कुछ ही दिनों में मेरा एग्ज़ाम तक पड़ा है। इसी वजह से अभी जो है वीडियोस इस चैनल में थोड़ी दिनों के लिए बंद होंगे। जो मेरा फर्स्ट चैनल है, मतलब जो मेन वाला चैनल है जस्ट इमेजिन ऑडियो, उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास 2-3 वीडियो रेडी पड़े हुए हैं, बस उन्हें डाउनलोड करके पोस्ट करना है, उतना ही बाकी है, वो मैं कर दूँगी। बस थोड़े वीडियोस रेडी थे मेरे पास, इसी वजह से मैं कर पा रही हूँ, बट इस चैनल के लिए मेरे पास कोई और वीडियो नहीं है और ये वाला ही लास्ट होगा। तो इसके आगे के पार्ट्स नेक्स्ट मंथ से आना स्टार्ट होगा और उसमें भी थोड़ी दिनों बाद स्टॉप हो जाएगा आना वीडियो। देन दोनों चैनल ही मैं एक साथ नेक्स्ट मंथ को स्टार्ट करूँगी फिर से। बस थोड़े दिनों के लिए मैं छुट्टी जाती हूँ एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ 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 से लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसके आगे के पार्ट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।